हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वेज टू लर्निंग। आज हम क्लास 8 का सोशल साइंस में सिविक्स का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिक्त स्थान भरें। नंबर 1, किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। नंबर 2, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। नंबर 3, स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं। नंबर 4, संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। नंबर 5, मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नंबर 2 है प्रश्नों के उत्तर दें। क नंबर, संविधान में वर्णित किन्हीं 5 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। इसका आंसर होगा संविधान में वर्णित 5 मौलिक कर्तव्य। नंबर 1, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। नंबर 2, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। नंबर 3, देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। नंबर 4, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। नंबर 5, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपनाना चाहिए। नंबर ख, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किन्हीं 3 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। इसका आंसर होगा भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आप चाहे तो इसके एक करके इसके बारे में संक्षिप्त लिख सकते हैं। नंबर ग, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा शिक्षा का अधिकार से हम यह समझते हैं कि इसके द्वारा राज्य को वह कर्तव्य सौंपा गया है, वह 14 से 16 सौंपा गया है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार की अनुपूर्ति के लिए राज्य समुचित कानून बनाएगा। इस कानून के तहत बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसमें शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, निजी स्कूलों में बच्चों के प्रवेश देने संबंधी आरक्षण, स्कूलों में मिड डे मील समेत अन्य आवश्यक सुविधाओं के विकास हेतु विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। नंबर घ, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर होगा मानवाधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति को उसके जन्म से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के अधिकारों को कोई भी सामाजिक या राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तित नहीं कर सकती है। मानवाधिकार का तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हैं। नंबर अंगा, धर्मनिरपेक्षता शब्द का क्या अर्थ है? इसका आंसर होगा धर्मनिरपेक्षता का शाब्दिक अर्थ है धर्म के प्रति निरपेक्ष भाव का होना। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के विचार को ध्यान में रखते हुए इस देश में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। नंबर 3, भारत की संसदीय शासन पद्धति का उल्लेख कीजिए। इसका आंसर होगा हमारे भारत देश में संसदीय शासन पद्धति को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली शासन की वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ एवं सामंजस्यपूर्ण संबंध होता है। कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में न होकर मंत्रिमंडल या कैबिनेट में निहित होती है। कार्यपालिका को शक्ति विधायिका से प्राप्त होती है तथा वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। नंबर 4, भारत के संघवाद या संघीय ढांचा का वर्णन करें। इसका आंसर होगा
भारत देश में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संघवाद से तात्पर्य है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें कार्य करती हैं। हमारे देश में केंद्र, राज्य एवं स्थानीय स्तर पर सरकारें हैं। संविधान में 3 सूचियाँ दी गई है जिस पर सभी स्तर की सरकारें विभिन्न मुद्दों पर फैसला लेने का अधिकार रखती हैं। ये सूचियाँ हैं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नंबर 5, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। इसका आंसर होगा, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के लिए संविधान में निम्न प्रावधान हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। नंबर 2, उच्चतम या उच्च न्यायालय के अधीन कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्त आदि के निर्धारण का अधिकार संबंधित न्यायालय को होता है। सरकार या संसद इस विषय पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नंबर 3, न्यायाधीश पदमुक्त होने के पश्चात सरकार के अधीन किसी पद को ग्रहण नहीं कर सकता या अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। हालांकि इस प्रावधान का प्रायः उल्लंघन होता रहा है। पदमुक्त न्यायाधीशों को भी मंत्री, राज्यपाल या विभिन्न आयोग के अध्यक्ष आदि बनाया गया है। नंबर 4, न्यायाधीशों व अन्य कर्मचारियों का वेतन संचित निधि से देय होता है, लेकिन संसद इस विषय पर मतदान नहीं कर सकती है। नंबर 6, एक लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दें। इसका आंसर होगा हाँ, मैं इस कथन से सहमत हूँ कि लोकतांत्रिक देश में मौलिक अधिकार का होना बहुत ज़रूरी है। किसी देश के नागरिकों की उन्नति तथा व्यक्तिगत व्यक्तित्व के आधार पर उनके विकास के लिए वहाँ अच्छे जीवन की दशाएं होना आवश्यक है। कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के अतिरिक्त हमें अपने विकास के लिए अवसरों की भी आवश्यकता होती है। मौलिक अधिकार व्यक्तियों को लिखित रूप से अधिकार प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को क्यों शामिल किया गया? किन्हीं 3 मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। इसका आंसर होगा, अधिकार और कर्तव्य साथ साथ चलते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था तब तक सफल नहीं हो सकती है जब तक कि नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों में संतुलन स्थापित ना हो। भारत में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित नहीं किया गया था, लेकिन संविधान के 42वें संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य निम्न हैं। नंबर 1, संविधान का पालन और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना चाहिए। नंबर 2, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहिए। नंबर 3, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहिए। ये था मेरा सिविक्स का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर। तो मिलते हैं इसके अगले चैप्टर में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।